लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा हो रही है। पहली बार बीजेपी बहस के मामले में बैकफुट पर है। मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है इस बहस को छेड़ के। आपको बता दें कि वंदे मातरम जो गाना है वो आजादी के आंदोलन के दौरान गाए गए थे। बंकिम चंद्र ने इन गाने को लिखा था और सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। नरेंद्र मोदी आज फंस गए। जो गोगोई हैं, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, असम के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने जिस तल्ख लहजे में हमला किया कि ये गाना क्यों लिखा गया था और आपके पुरखे कहां थे। आरएसएस की संसद में इतनी भद्द कभी नहीं पीटी होगी। मैं फिर कह रहा हूं, आप इतिहास को झुठला नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसे भारत का इतिहास जो है वो बुद्धमय भारत का इतिहास है, उसी तरह से आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका जीरो है, संघ की भूमिका जीरो है और संघियों की भूमिका जीरो है। और ये आज जो दबी छुपी बातें हो रही थी, वंदे भारत पर बहस करके आज राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी का पोल खोल हो गया। आपको एक एक करके एक एक वीडियो सुनाएंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा, प्रियंका गांधी ने किस तरह से घेरा नरेंद्र मोदी को, और आज पहली बार लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री असहाय हैं। तो वो भाषण बहुत जरूरी है, आप सुनिए जरूर, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। बताना चाहते थे ये कि हम देखिए, डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? आप वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं? वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? आप वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का? खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। सोचिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बीजेपी बैटिंग कर रही है। उसकी कोशिश है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी जाए, राजनीतिक फसल काटी जाए, क्योंकि वो बंगाल से थे, रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल से थे।
और बंगाल जीतना है। बीजेपी कुछ भी चुनाव जीतने के बिना चुनाव के लिए नहीं करती है। और ये बात प्रियंका गांधी ने भांप लिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए पहले बार। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। तो आज कम से कम राष्ट्र के लिए है, ये सुनिए। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं? ये बताइए अपने देश की इस आत्मा की, अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्र की तो देश के लिए है। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। तो प्रियंका गांधी आज तल्ख तेवर में थी। और तो सोचिए आज प्रधानमंत्री कैसे बाल बाल फंसे वो समझिए। ये देखिए बंकिम बाबू बोले, बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव, तो प्रधानमंत्री सोचिए, आत्ममुग्धा प्रियंका भारती ने लिखा है, आत्ममुग्धा के शिकार महामानव खुद को बंकिम चंद्र चटर्जी का भाई मानने लगे हैं। आजादी के आंदोलन में ये इस गाने का एक अपना महत्व है। और यही बात प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस मामले में नहीं पहुंचे। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में
महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्र गीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्र गीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे 1882 में, 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वह मन बनाते थे, वह हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है। इस गीत का हमारे हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। तो मैंने कुछ आपको एक अखिलेश यादव का भी बयान सुनाऊंगा और सोचिए कि पहली बार ऐसा लगा जैसे लोकसभा में। ये सुनिए अखिलेश। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है और केवल यही नहीं ओन करते हैं। कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। तो अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, पहली बार बीजेपी बैकफुट पर है, कम से कम राष्ट्रवाद के नाम पर।
सच्चाई है कि आजादी के आंदोलन में आरएसएस की भूमिका नहीं है। आरएसएस के लोग जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, वो अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे। आज भी जिन लोगों के दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है वो सत्ता से सवाल करने से डरते हैं। वो जैसे ही सत्ता जिसकी आएगी वो उसके साथ चिपक जाते हैं। उस समय में भी जो सांप्रदायिक लोग थे, जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग थे, वो सत्ता जब अंग्रेजों की थी तो अंग्रेजों के साथ चिपक जाते थे। कुछ लोग बिरले थे जो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और जातिवाद के खिलाफ भी लड़ रहे थे। वो नाम था बाबा साहेब का, वो नाम था फूले साहब का। वो जातिवाद से भी लड़ रहे थे और मनुवाद से भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे। तो सोचिए, आज वंदे मातरम पर कम से कम डिबेट करके फंस गई है बीजेपी। और प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सब ने कहा कि आरएसएस की भूमिका क्या है। यहां तक कि जो आरएसएस के संस्थापक है उनको लेकर भी सवाल उठे। तिरंगा क्यों नहीं फहराता आरएसएस, उसको लेकर भी सवाल उठे। और ये सब मैंने आपको सुनवाया। तो संसद में 10 घंटे तक, सोचिए, संसद में 10 घंटे तक इस पर बहस होगी। सवाल है कि जो जहाज नहीं उड़ रहे हैं, इंडिगो की हालत है, बेरोजगारी की हालत है, उस पर कब बहस होगी। आज संसद में प्रियंका गांधी ने कहा कि एप्स्टाइन फाइल में जो बीजेपी के एक मंत्री का नाम आ रहा है उस पर कब बहस होगी। और प्रधानमंत्री जो है आज फंस गए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उन्होंने बंकिम दादा कह दिया, जिसके बाद ऑब्जेक्शन हुआ और उन्होंने तुरंत उन्होंने माफी मांगी। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज संसद में बीजेपी के लिए अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि आजादी के पीछे जैसे ही बीजेपी जाएगी, आरएसएस जाएगी, संघ जाएगी, उनके हाथ खाली होंगे। क्योंकि उनके हिस्से में आजादी की लड़ाई में वो शामिल नहीं है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई, एक सावरकर हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में शामिल हुए और वो जेल गए, उनको काला पानी की सजा हुई। वो बड़े प्रोग्रेसिव आदमी भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, बटुकेश्वर दत्त हो और तमाम महान स्वतंत्रता सेनानी हो, उन्होंने कभी कोई घुटने पर नहीं आए, माफी नहीं मांगी। भारत के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो इस लड़ाई में सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित, पिछड़े, जिनको उस समय अछूत कहा जाता था, लाखों लाख लोग आंदोलन, ये बड़े नेता थे जो आंदोलन को लीड करते थे और पीछे से लाखों लाख बहुजन समाज के लोग मारे गए। वहीं आज जो आजादी के आंदोलन की लड़ाई का इतिहास पढ़े तो भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, ये सब वो महान लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से बगावत की, लोहा लिया। उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद आजादी की लड़ाई की बात करें तो आजादी की लड़ाई में मुस्लिम समाज की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। मुस्लिम समाज ने अपनी रियासतें दी, अपना राजपाट दिया और लड़ाई लड़े। राजपूत समाज की बात करें तो उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लेकिन आरएसएस की बात करें, एक संगठन के तौर पे बात करें आरएसएस की, या तो आरएसएस की भूमिका बहुत संदिग्ध है, बहुत ही घिरा हुआ है। और वही आज संसद में बहस हुआ। दरअसल बीजेपी इस बहस को इसलिए कर रही थी कि उसकी कोशिश थी कि बंगाल में चुनाव है और चूंकि इस गाने का संबंध बंगाल से है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है, ये राष्ट्रगीत है और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको पहली बार गाया था, तो वो इसको माइलेज लेना चाहते थे। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी फंस गई इस बार। वही बहुजन समाज के लिहाज से 2 बड़ी खबरें हैं। महाबोधि बौद्ध विहार बोध गया में लगातार आज 300 दिन है, आकाश लामा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। 300 दिन बाद भी आपको ये इतिहास की अगर बात हो तो भारत का इतिहास बुद्धमय भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास बहुजन भारत का इतिहास है, बुद्ध का इतिहास है, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद का इतिहास है, शाक्य वंश का इतिहास है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, नाग वंश का इतिहास है। तो ये है भारत का इतिहास और इसको अभी जम्मू कश्मीर में खुदाई चल रही है। वहीं सोचिए कि बहुजन समाज का एक छात्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आज भी धरने पर बैठा हुआ है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। पीएचडी के इस स्कॉलर को सस्पेंड कर दिया गया है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।